लेक्चर 9। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कंसिडरेशन की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स। ठीक है, मेन कंसेप्ट हमारा चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। उसमें हमने पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ा, या कंपिटेंस ऑफ पार्टीज भी इसे कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन ऑफ डिसक्वालीफाइड वाला। आज हम जो नेक्स्ट एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, कंसिडरेशन, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। डिलीरियस का मतलब, डिलीरियस फ्रॉम फीवर का मतलब है कि बुखार की ऐसी कैफियत जिसमें होशोखवास नहीं रहते, बेहोश नहीं हो, यानी डेंगी की शदीद कैफियत, यानी इंसान सोचने समझने के काबिल ना हो, सोचने समझने के काबिल ना हो। ठीक है, उर्दू में शायद एक लफ्ज़ होता है हज़ियानी कैफियत, आपने कभी सुना? नहीं। तो ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, और जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे लेक्चर हो गया अल्लाह का। बिल्कुल ठीक जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ आखिरी वाला पॉइंट सही समझ। आखिरी वाला पॉइंट, एग्रीमेंट विद इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बंदा बैंकरप्ट हो गया। अब बैंकरप्ट बंदे को ना, उसके यूं समझ लीजिए, इंसॉल्वेंट बंदे को उसके हाथ पैर बांध के ना उसके घर में बिठा देते हैं। कहना तुमने बिजनेस डुबोया है ना, कोई और बिजनेस ना शुरू करना, कोई और एग्रीमेंट ना करना, वरना उसको भी डुबोगे। इंसॉल्वेंट बंदे के साथ ये सलूक किया जाता है। अब इंसॉल्वेंट बंदे की जितनी भी बची खुची प्रॉपर्टी होती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने उसको सेल करके क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, वरना तो ये इंसॉल्वेंट बंदा उसको भी डुबो देगा। तो अगर इंसॉल्वेंट किसी के साथ एग्रीमेंट करे कि जो मेरी बची खुची प्रॉपर्टी है ये मेरे से खरीद लो, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या? क्योंकि अब उसकी जितनी भी पावर्स हैं ना, जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी लिक्विडेटर के पास पहुंच गई। ठीक है, उसके सारे राइट्स, सारी लायबिलिटीज किसके पास चली गई? लिक्विडेटर के पास। तो इंसॉल्वेंट बंदे के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सके। ठीक है, अगर वो कोई इंसॉल्वेंसी के बाद कोई एग्रीमेंट करता भी है कि मेरी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, वो एग्रीमेंट वॉइड है। समझ आएगी? इंसॉल्वेंट को एक फायदा भी होता, फायदा नहीं, हाँ, वो वैसे ओके, उसने खुद अब पेमेंट नहीं करनी ना, वो उसकी जगह पे लिक्विडेटर पेमेंट करेगा। उसके सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं किसको? लिक्विडेटर को। तो उसको ये फायदा, घर में सुकून से सोए, कोई तंग ना करे उसको, कोई तंग ना करे। बिल्कुल सही कंसेप्ट बताया, शाबाश। ठीक है जी। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट को अंडर काट दीजिए। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई मसला नहीं, वो इंग्लिश में बात मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है। यही लिखा, बिल्कुल काजी कॉन्ट्रैक्ट लिखा। अभी एग्जाम में हमसे सुनेगा थोड़ी लिखवाएगा, लिखवाए में स्पेलिंग आपने यही लिखना है। ठीक है, हाँ, कोई मसला नहीं, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। मेरी तरफ से आप कसाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें इसको, मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं है। ठीक है, इसको अभी या तो इग्नोर करते फॉर द टाइम बिंग, मैंने ये कहा था, या इसको काट दीजिए। ये आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में डिस्कस होंगे। और कोई क्वेश्चन? लिक्विडेटर, बिल्कुल। क्या लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है? यस, लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल। किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे कोर्ट लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं? हमारे स्कोप से बाहर, वो बाहर। असल में उनके पास ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें लिस्ट होती है, उनमें से किसी को साइन कर देते हैं जी। लिक्विडेटर अगर प्रॉपर्टी सेल करता है और प्रॉपर्टी सेल करने से क्रेडिटर को पेमेंट की और बाकी अमाउंट बच गई, तो क्या होगा? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर बच जाती तो वो बंदा इंसॉल्वेंट ही ना होता। अगर उसके एसेट ज्यादा होते, लायबिलिटीज कम होती, तो वो प्रैक्टिकली नहीं बचती होती। लेकिन फर्ज कीजिए अगर बच जाए तो वो जो ओनर है उसको पैसे मिल जाएंगे, वो लिक्विडेटर के अपने नहीं है। इसी तरह अगर पैसे कम पड़ जाए, लिक्विडेट लायबिलिटी थी 100 मिलियन की, एसेट को बेचा 60 मिलियन के बिके, बाकी 40 मिलियन क्या है? वो बैड डेट है क्रेडिटर का। क्रेडिटर को और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी आपके क्वेश्चन? और भी क्वेश्चन? जी जी। क्या जो एम्बेसडर्स होते हैं
ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं ये नहीं बड़ा, कर सकते हैं लेकिन वो इनके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनको इस्तिस्ना हासिल है, जैसे माइनर को इस्तिस्ना हासिल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें उनके साथ लेकिन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वो आपके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल थी ना, आपने उनके साथ रेंट का एग्रीमेंट किया, उसने रेंट पे आपका घर लिया, अब अगर वो रेंट पे नहीं करता आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आप उसे घर एग्रीमेंट करने के बाद रेंट पे नहीं देते, वो आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि भाई एग्रीमेंट किया है तो घर किराए पे दो। हाँ जी, नहीं मैंने आपको पहले बताया था जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, लॉ इतना इजी नहीं है कि वो आपसे कह दे कि भाई ये लिस्ट है और जी मेरे भाई बाइक की चाबी, मैं तो आज बाइक पे नहीं आया। हाँ अच्छा, इनकी बाइक की चाबी दीजिए, लेक्चर का क्या वो तो होता ही रहता है, भाई का टाइम पे घर पहुंचना जरूरी है। भाई बाइक ध्यान से चलाइएगा मेरा भाई। हैं किसके थे ये किसका दोस्त था ये बाइक? भैया इधर देख। हाँ प्यारे भाई, आइंदा आपने बाइक की चाबी उनको दे के क्लास में बैठना है, ठीक है मेरे भाई जी। तो क्या भाई, क्या हम गैर जरूरी गुफ्तगू कर रहे थे? हाँ, ला इतना आसान नहीं है कि वो आपको सिर्फ हेडिंग्स बता दे कहे ये इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। नहीं, हर एक केस की आगे इंप्लीकेशंस होती हैं। तो जो उससे हेडिंग बनाई ना पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इसका ये मतलब नहीं कि टोटली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब है कुछ सिचुएशंस में किसी और तरीके से इनके साथ डीलिंग होगी, कुछ सिचुएशन में किसी और तरीके के साथ। ठीक है, वरना हेडिंग से तो ये समझ में आता है कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब आगे जो भी हमें पर्सन बताएगा ना ये कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। हेडिंग से ये समझ आता है, लेकिन असल में हेडिंग आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आगे वो जाहिर है कुछ केसेस में फुल डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ में पार्शियल है कि जी इस केस में वैलिड है, इसमें नहीं, इसमें वैलिड है, इसमें नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज हमने पढ़ा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का कंसेप्चुअली मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, जब भी कोई एग्रीमेंट, दुनिया के 99% एग्रीमेंट जो होते हैं ना उनमें पार्टी गिव एंड टेक दोनों चीजें होती हैं। एक पार्टी कुछ दूसरी पार्टी को दे रही होती है, बदले में कुछ चीज ले रही होती है। ठीक है, सम टाइम हो सकता है कैश हो, सम टाइम अदर देन कैश आइटम्स हो, लेकिन बार गिव एंड टेक होगा हर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं बदले में जो चीज हमें मिल रही है, जो चीज हमें मिल रही है वो हमारे लिए क्या है? कंसीडरेशन। और जो चीज दूसरे बंदे को मिल रही है उसके लिए कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये है कंसीडरेशन। हाँ, वो ये कहता है कि कंसीडरेशन कोई गुड भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है। ठीक है, कंसीडरेशन पैसे भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। मैंने ने कहा कि जी बुक मुझे बेच दीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए। ठीक है, मेरे लिए कंसीडरेशन बुक, इनके लिए कंसीडरेशन 1000 रुपया। मैंने इनसे कहा मेरे से 500 रुपया ले लीजिए और मुझे ये लॉ समझा दीजिए, ये सर्विस है। अरे मैं इनको पैसे दे रहा हूं, बदले में जो मुझे मेरा सर्विसेज। ठीक है, अच्छा ये जो सम टाइम सर्विसेज टू डू समथिंग की होती है, सम टाइम नॉट टू डू समथिंग की होती है। यानी कंसीडरेशन सम टाइम कोई पॉजिटिव एक्ट होगा और सम टाइम एब्सटेन फ्रॉम सम, एब्सटेंस यानी रुकना किसी चीज से। जैसे चचा ने भतीजे से कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा अगर अगले 1 साल में तुमने एक भी सिगरेट ना पिया तो। सिगरेट पीना छोड़ दो, 1000 रुपया दूंगा, 10,000 दूंगा। अब इसमें कंसीडरेशन क्या है? नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, दो लोगों का झगड़ा चल रहा था, उन्होंने केस फाइल किया, दूसरे का अगर तुम मेरे खिलाफ मुकदमे की पैरवी ना करो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। कंसीडरेशन क्या है? नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। दो ताजिर हैं एक ही मार्केट में, एक ने दूसरे से कहा अगर तुम इस मार्केट में बिजनेस ना करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। ये क्या है? कंसीडरेशन, नॉट टू डू समथिंग। तो कंसीडरेशन टू डू समथिंग की भी हो सकती है, नॉट टू डू समथिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये ना आप किसी क्वेश्चन में ये कहे सर इधर तो ये बंदा काम ही नहीं कर रहा कोई, तो कंसीडरेशन क्या? भाई उसका काम ना करना भी समटाइम कंसीडरेशन हो सकता है। जिस बंदे ने सिगरेट नहीं पी, आप कहें सर ये तो कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा चचा को, चचा के लिए कंसीडरेशन क्या है? उसको तो कोई चीज मिल ही नहीं रही। भाई उसका ना करना ये भी कंसीडरेशन होती है लीगली। समझ रहे हैं? कंसीडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, एब्सटेंस भी। बार आगे चलता है डेफिनेशन। हमने समझा तो हुआ इसको, लेकिन अब देखें उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और बहुत से एसेंशियल्स हमें डेफिनेशन से मिल जाएंगे। किसी भी आगे लॉ में किसी भी चीज की डेफिनेशन होती है ना, उसके एसेंशियल्स
उसकी आधे से ज्यादा एसेंशियल डेफिनेशन में से आ जाते हैं। कहते हैं कंसीडरेशन क्या है, व्हेन जब एट द डिजायर, डिजायर पर, किसकी डिजायर पर, प्रोमिजर, जब प्रोमिजर की डिजायर पर, किसकी डिजायर पर, प्रोमिजर, और अगर प्रोमिजर डिजायर नहीं कर रहा तो क्या होगा, अभी इसको पढ़ते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजी और हिज एजेंट, प्रोमिजी का एजेंट ऑन हिज बिहाफ, प्रोमिजी या प्रोमिजी का एजेंट ऑन हिज बिहाफ। आपको पता है एजेंट जो काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है ना, एजेंट का मतलब कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह। हैज डन, कर चुका है, आर डज, यहां करता है, और प्रोमिसेस टू डू, या वादा करता है कि करेगा, कर चुका है, कर रहा है या करेगा। पढ़ा था ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, टू डू समथिंग, कोई काम, सच एक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। प्रॉमिस इसको छोड़ो, फॉर द प्रॉमिस क्या है, सच कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए होगी और किस लिए होगी, इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन। यानी जब प्रॉमिसर के कहने, जब प्रॉमिसर के, व्हेन एट द डिजायर ऑफ, प्रॉमिजी है, प्रॉमिजी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिजी, प्रॉमिसर और हिज एजेंट ऑन हिज हैज डन। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, प्रॉमिजी के दोनों ही ठीक है, दोनों, वो भी ठीक था, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस होते हैं ना, तो जो प्रॉमिसर है एक प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉमिस भी है, तो इधर आप प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भी लिख दे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बल्कि कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो इधर प्रॉमिसर और इधर प्रॉमिसी लिखा होगा। तो कोई, आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं जिसमें एक ही प्रॉमिस हो, हमेशा दो प्रॉमिस होते हैं, दो, तो जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी भी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बेहतर समझा कि हेडिंग के साथ लिंक हो जाएगा। और एक और भी रीजन है, फ्यूचर टॉपिक, उसको भी सामने रख के कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने आगे भी पढ़ाना है ना, तो इस तरीके से कि यहां से बेस डेवलप की हुई आगे काम आ जाए, तो सिमेट्री रख के पढ़ा रहा हूं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस, जब प्रॉमिसी की डिजायर हो, प्रॉमिसी कहे तब, प्रॉमिसी के कहे बगैर नहीं, जब प्रॉमिसी कहे और फिर प्रॉमिसर या उसका एजेंट कोई काम करे, वो कंसीडरेशन होगी। इसका मतलब है अगर प्रॉमिसी ने नहीं कहा तो वो कंसीडरेशन नहीं होगी। ठीक है, इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ये इसके एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स डेफिनेशन से ही ड्राइव किए गए। पहला एसेंशियल, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसी, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ, क्या कह रहा है, प्रॉमिसी कहे तो फिर प्रोवाइड किया, वो कंसीडरेशन होगी। प्रॉमिसी ने नहीं कहा, आपने कोई चीज प्रोवाइड की, वो कंसीडरेशन नहीं होगी। दुकानदार, दुकान में आग लगी, दुकानदार घर बैठा खाना खा रहा है, साथ वाले ने आग बुझाई, क्या दुकान का मालिक वापस आके उसे कुछ कंपनसेशन पैसे देगा? नहीं, नहीं। इसलिए इस बेनिफिट, क्या उसने कहा था, डिजायर थी उसके, क्या उससे पूछा था? नहीं पूछा था, उसकी डिजायर नहीं थी। हाँ, अगर उसे फोन करता और वो कहता हाँ हाँ भाई मेरी दुकान की आग बुझा दो, तो ये कंसीडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसी होती, फिर पेमेंट करनी होती, वरना नहीं। भाई बात समझ आई कि नहीं? नहीं सही समझ। एक और एग्जांपल के साथ, नहीं है क्या बात समझ आई? कि जब कोई बंदा कहेगा फिर उसको चीज प्रोवाइड की जाएगी, उसके पैसे हमें मिलेंगे। अगर उसके बगैर कहे चीज प्रोवाइड की, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक वर्ड यूज हो रहा है, ग्रेचुटसली। लॉ में आगे चल के वर्ड यूज होगा। ग्रेचुटस का मतलब होता है अल्लाह वास्ते कोई काम किया हो, अल्लाह वास्ते, मूव। और इसका अपोजिट होता है नॉन ग्रेचुटस। ठीक है, जो अल्लाह वास्ते नहीं, जिसके बदले में हमने पैसे लेने हैं। कंसीडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसी होनी चाहिए। और बताइए ग्रेचुटस होनी चाहिए कि नॉन ग्रेचुटस? नॉन ग्रेचुटस। एक जगह पे आप गुजर रहे थे, घर क्लास लेके वापस हॉस्टल जा रहे थे और सोच रहे थे कि अब जाके खाना पकाना पड़ेगा। रास्ते में आपने देखा नान चने बढ़ रहे थे, नान चने बांट रहा था, आपने नान चने उसे और आवाजें लगा रहा था, भाई नान चने ले जाओ, नान चने फ्री के ले जाओ। अब आपने नान चने लिए, नान चने लिए, क्या कंसीडरेशन आपको मिली? क्या आपने पेमेंट करनी है इसकी? नहीं करनी। शाबाश। क्यों नहीं करनी? ग्रेचुटस एक्ट है, ग्रेचुटस एक्ट है।
ठीक है, तो कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए, जब प्रॉमिसी कहे तब प्रोवाइड करनी है, वरना नहीं करना है, ठीक है। और ग्रेचुटस होनी चाहिए कि नॉन ग्रेचुटस, नॉन ग्रेचुटस, ठीक है। ये नॉन ग्रेचुटस वाली बात हेडिंग में नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, ठीक है। और ये ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस बड़ा अहम कंसेप्ट है, आगे चल के यूज होना है कि अगर किसी बंदे ने कोई चीज ग्रेचुटस लिखी, अच्छा ये कैसे पता चलता है नान चने ग्रेचुटस थे कि नॉन ग्रेचुटस, आवाज लगा रहा होता है, छोटे होते हम भी आवाज लगाते थे ना, हमें घर वाले कहे थे मुझे आवाज लगाओ, हाँ तो फ्री। अच्छा मुझे ये बताइए एक क्लासिक एग्जांपल जो आपको समझ नहीं आती होती, गाड़ी ड्राइव की, इशारे पे रुके, बंदे ने आके गाड़ी के शीशे साफ करने शुरू कर दिए, साफ करने शुरू कर दिए, बताइए इसमें डिजायर ऑफ प्रोमिसी है कि नहीं है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं है? अगर चुप करके सर्विसेज रिसीव करता रहे तो ये इंप्लाइड डिजायर, इंप्लाइड है, एक्सप्रेस नहीं है, इंप्लाइड है। अच्छा दूसरा मुझे बताए, क्या ये ग्रेचुटस सेट है कि नॉन ग्रेचुटस? नॉन, हाँ आपको पता है ना कि नॉर्मली जो इशारों पे ये साफ करते हैं शीशे, ये फ्री में नहीं करते, नॉन ग्रेचुटस है, तो इसका मतलब है ये वैलिड कंसीडरेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, ये एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी भी है और नॉन ग्रेचुटस भी है, तो पैसे देने पड़ेंगे उसके बाद में। भैया बात समझ आ गई? इसको मैं लगा रहा हूँ टिक, ओके आगे चलें। अच्छा अगर बात समझ आई तो अगली बात, हाँ जी, कोई भी इधर भी आप एसेंशियल में भी प्रोमिसर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे कोई कंसेप्ट समझ लें। यहाँ पे प्रोमिसर की बजाय प्रोमिसर का वर्ड यूज करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, पेपर में भी कर दें, लेकिन पेपर में वो नॉर्मली केस स्टडी पूछेगा, वो कहेगा ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट किया, अभी उसकी डिजायर नहीं, बल्कि यूं कहेगा, अब सुने पेपर में कहेगा ए दरिया के किनारे सैर करने जा रहा था, पैर फिसला, डूब रहा है, अच्छा डूब रहा है, करीब बी खड़ा था, उसने छलांग लगाई, उसकी जान बचाई, क्या बी ए से कोई पैसे रिकवर करवा सकता? क्यों? डिजायर ऑफ प्रॉमिस नहीं थी, इसका जवाब होगा नहीं। अच्छा अब सुनिए, कंसीडरेशन चूंकि डिजायर पे नहीं थी, वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन सुनिए लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है अगली बात, कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर उसको होश आए, उस बंदे को, ए को जो डूब रहा था, और उसे पता चले अच्छा मैं बच गया हूं, और वो खुश होके कहे कि ए बी तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें 10,000 रुपया इनाम दूंगा। अच्छा अगर चुप रहता ना ए, फिर उसने कोई पैसे नहीं देने थे, क्यों? कंसीडरेशन वैलिड नहीं थी। क्यों वैलिड नहीं थी? एट डिजायर नहीं थी। लेकिन अब जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, वादा कर दिया, ला कहता है अब ये 10,000 देने का पाबंद है। क्यों? क्योंकि पास्ट कंसीडरेशन वैलिड, जो पास्ट जो उसने उसको बचाया, उसने उसको बचाया, अब वैलिड है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आग लग रही थी दुकान में, दुकानदार आया, उसने नहीं कहा था बचा, साथ वाले हमसाये को के बचाओ, उसने बचा दिया, दुकान को आग बुझा दी, क्या दुकान का मालिक उसे कंपनसेट करेगा? क्यों? एट डिजायर ऑफ प्रॉमिस। लेकिन अगर वो आके ये वादा कर बैठे कि हाँ खुश होके जज्बात में आके कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तुमने मेरा इतना कीमती माल बचाया, अब जो 1 लाख रुपया का उसने प्रॉमिस कर दिया है ना, अब ये 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्यों? इस 1 लाख के बदले में कंसीडरेशन क्या है? पास्ट, पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है। ये बात समझ आ गई? तो कंसीडरेशन में अगला कंसेप्ट, कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? पास्ट का मतलब क्या है? जो पहले, यानी जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है, अगर एक कंसीडरेशन पास्ट में प्रोवाइड कर दी गई हो, वो पास्ट कंसीडरेशन। जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है, कंसीडरेशन साथ ही शिफ्ट हो रही हो, प्रेजेंट। और अगर फ्यूचर में हो, फर्ज कीजिए कि मैंने इनसे कहा गाड़ी आज बेच दी, गाड़ी इनको 1 महीना पहले दे दी थी गाड़ी, अब पैसे आज ले रहा हूं, तो जो मैं आज पैसे ले रहा हूं इसकी कंसीडरेशन क्या थी? पास्ट। और अगर मैं अभी पैसे ले रहा हूं, अभी गाड़ी की चाबी इनके वाले, और अभी पैसे लेता हूं, कहता गाड़ी की चाबी महीने बाद मिलेगी, फ्यूचर। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्लियर? आगे चलते हैं। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर, प्रोमिसर का मतलब जिसने काम करना है ना, प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, यानी कंसीडरेशन प्रोमिसर भी दे सकता है और प्रोमिसर के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, वो उसका एजेंट है उसके बिहाफ पे। मैं दुकानदार वाले के पास एग्रीमेंट करके आया कि आपने शाम तक
10 किलो चीनी जो है वो मेरे घर में पहुंचा देनी है। शाम को वो दुकानदार तो चीनी लेके नहीं आया, उसका एम्प्लॉय लेके आ गया। वैलिड कंसीडरेशन है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ठीक, यहाँ पे एक केस आपके साथ शेयर करता हूँ, वाईकैप की बुक में भी है, उसमें बुक में थोड़ा सा उसने फैक्ट्स को चेंज किया, मैं रियल केस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक आदमी बहुत अमीर, उसको डॉक्टर ने बताया कैंसर है, 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे तुम। उसका एक बेटा जो इंतहाई नाफरमान, कोई काम काज नहीं करता, इंतहाई बदतमीज, ठीक है, वालिदैन की कोई बात नहीं मानता था। अब जो आदमी था, जो बिलियनियर था, उसने कहा मरना है मैंने और प्रॉपर्टी भी इसके साथ पास आ रही है, हमारी बात आज तक नहीं मानी, तो मेरे बाद जो है ये अपनी वालदा के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा। तो उसने उस बेटे को कहा, बैठा के उसने कहा भाई मैं सारी प्रॉपर्टी ना मैं किसी यतीम खाने को ट्रांसफर करने लगा। बेटे ने कहा जी मेरे नाम ट्रांसफर, मेरा हक बनता है। बाप ने कहा अच्छा एक शर्त पे दूंगा, क्या? कि मेरे मरने के बाद तुम हर महीने 1 लाख रुपया अपनी वालदा को दोगे। बेटे ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। नहीं वादे तुमने पहले भी बड़े किए मैं, अब ये जरा लीगल लिखत बड़े कर लेते हैं। लीगल एग्रीमेंट हो गया। अच्छा एग्रीमेंट किसके दरमियान में हुआ? बाप और बेटे के दरमियान में। क्या एग्रीमेंट हुआ? कि बाप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बेटे को, शर्त क्या है? बेटा हर महीने माँ को 1 लाख रुपया अदा करेगा। ठीक है, बाप की डेथ हो गई, बेटे ने माँ को 1 लाख रुपया देने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा वो जो एग्रीमेंट है, वालदा ने कहा जो एग्रीमेंट हुआ है, उसने कहा जी एग्रीमेंट मैंने भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ में ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। ठीक है, और मैंने लॉ में ये भी पढ़ा हुआ है कि थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में अमल दखल नहीं कर सकते। तो मेरा और आपका तो एग्रीमेंट कोई हुआ ही नहीं, मेरा आपका कोई एग्रीमेंट, आपने मुझे कोई कंसीडरेशन प्रोवाइड की है कि मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपया दूं, और वो जो वाले साहब ने कंसीडरेशन प्रोवाइड की है वो तो मेरा और उनका एग्रीमेंट है ना, वो मेरा और उनका एग्रीमेंट है। आप उसमें थर्ड पार्टी, आप उनसे कहें मेरे खिलाफ केस कर दे तो ठीक है। अब जिसने मुकरना वो मुकर गया, अब मुकर गया। अब उसकी वालदा ने उसके खिलाफ केस फाइल किया, जज ने फैसला क्या दिया कि 1 लाख रुपया अदा करो। लेकिन जज ने जज्बात में फैसला नहीं देते, वो कानून के मुताबिक जो लिखा होता है वही फैसला देते हैं। उसने कहा ये देखो भाई, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम ब्रदर आर एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो हुआ ना तुम्हारा, जो तुम्हारा तुमने वालदा को पेमेंट करनी है, जो तुम्हारे वालिद की प्रॉपर्टी है ये इसकी कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आप इसको यूं भी देख सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 एंगल से देखा जा सकता है। पहला एंगल कि वालदा और बेटे के दरमियान में जो कंसीडरेशन, जो एग्रीमेंट है कि बेटा 1 लाख रुपया अदा करेगा, इसके बदले में जो कंसीडरेशन है वो वालदा की तरफ से नहीं है, वो बाप की तरफ से। ठीक है, कंसीडरेशन में, ठीक है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, कंसीडरेशन में मूव टू एनी अदर पर्सन। अब बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर एग्रीमेंट को ये कहे कि एग्रीमेंट बाप और बेटे के दरमियान में हुआ है, तो बाप ने कंसीडरेशन प्रॉपर्टी दे दी और बदले में जो कंसीडरेशन मिलनी थी वो बाप ने कहा मुझे ना दो, वालदा को दे दो। तो जिस तरह कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम, उसी तरह कंसीडरेशन में मूव टू। समझ रहे हैं बात को? तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड था। ठीक है, मदर एनफोर्स करवा सकती थी, उसके 1 लाख रुपया मिला। तो इसलिए याद रखे, लाजमी नहीं है कि जो भी लेन देन हो वो पार्टी थ्रू दी कॉन्ट्रैक्ट आपस में हो। समटाइम वो हो सकता है अच्छा एग्रीमेंट मेरे साथ करो, पैसे दूसरी पार्टी से ले लेना या चीज दूसरी पार्टी से ले लेना। कंसीडरेशन मेन पार्ट प्रोमिसर और प्रोमिसी भी एक दूसरे को दे सकते हैं, और इनके अलावा इनके बिहाफ पे थर्ड पार्टीज भी इनको दे सकती हैं। ये थर्ड पार्टी वाला पॉइंट समझ आ गया? चलिए, डिजायर वाला भी समझ आ गया था, ये भी। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। कंसीडरेशन किसी ऐसी चीज की होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो। इसमें 2 पॉइंट, एक है कंसीडरेशन है ही नहीं, और दूसरा है लेकिन इनएडिक्वेट है। दोनों का रूल डिफरेंट है। अगर कंसीडरेशन है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, और अगर है लेकिन इनएडिक्वेट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। आपको पता है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन भी वैलिड होती है। कंसीडरेशन होना जरूरी है, उसका इक्वल इन वैल्यू होना जरूरी नहीं है। ये भी क्लियर? कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। कोई ऐसी चीज हो जो रियल हो, सच में हो, वो ख्याली ना हो कोई। हाँ, नॉट इम्पॉसिबल, ऐसी चीज ना हो कि जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल वैलिड कंसीडरेशन। अगर तुम एक ही अटेम्प्ट में पूरा कैफ के 8 पेपर पास कर लोगे,
मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, वैलिड है? नहीं। क्यों? इम्पॉसिबल। ठीक है, अनसर्टन, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए कि अगर ये भाई फर्ज कीजिए जॉब करने के लिए आए, एम्प्लॉयर ने कहा हाँ भाई तुम्हारी जॉब है 9 to 5, इन्होंने कहा सैलरी क्या होगी, उनका सैलरी होगी 50,000 रुपये पर मंथ, सर्टन है, रियल है। और अगर बॉस कहे सैलरी इतनी होगी कि तुम खुश हो जाओगे, ये तुम खुश हो जाओगे, ये क्या है? अनसर्टन। तो अनसर्टन या इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। आगे चलें। इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी करने का पाबंद ना हो। आपकी बाइक गुम हुई, थाने रिपोर्ट करवाने के लिए गए, उसने कहा 1000 रुपया दो तो रिपोर्ट लिखता हूं। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर रिपोर्ट लिखिए, 1000 रुपया बाद में दे दूंगा। उसने रिपोर्ट लिख दी, आपने 1000 रुपया नहीं दिया, क्या वो लीगली रिकवर करवा सकता है आपसे? क्यों नहीं करवा सकता? उसने कंसिडरेशन आपको रिपोर्ट नहीं दर्ज करके दी, उसका काम ही यही था। ठीक है, कंसिडरेशन समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप पास हो जाएं, पास होने के बाद मुझसे मिलने यार, मैं कहा भाई पास हो गए हो तो मुझे कुछ पैसे भी दो ना, है खुशी नहीं हो तुम्हें क्या है? मेरी इज्जत नहीं करते तुम, इज्जत तो पैसे दो। तो ये क्या मुझे 10,000 रुपया देने के पाबंद है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की मैं ऑलरेडी बाउंड था प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एक आदमी के घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड वाले बुझाने के लिए आए, उन्होंने आग बुझाई। अच्छा मुझे बताइए फायर ब्रिगेड वालों का काम क्या होता है? आग बुझाना, कि जिस जगह पे आग लगी हो उसके अंदर कोई कीमती चीजें हैं तो वो बाहर निकालना। पक्की बात है। उन्होंने आग बुझाई, क्या फायर ब्रिगेड वाले घर के मालिक से पैसे डिमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है, गवर्नमेंट ने ये सर्विस दी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है इस बात की, ऑलरेडी बाउंड है ये काम करने के लिए, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा फर्ज कीजिए अगर वो आग बुझा रहे थे, घर का मालिक कहने लगा फायर ब्रिगेड वाले से, वो अंदर ना, वो मेरी वालदा की आखिरी निशानी एक सोने का हार है, अगर तुम ये निकाल लाओगे ना तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। अब अगर वो आग के अंदर फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं, कूदते हैं और अपनी रिस्क लेते हुए अपनी जान का वो हार निकाल के लेके आते हैं, 50,000 मिलेंगे कि नहीं? ये हाँ, ये क्यों मिलेंगे भला? क्योंकि ये वो ऑलरेडी बाउंड टू डू नहीं थे, ये उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस दी है, इसके लिए वो पाबंद नहीं थे, अब इन्हें 50,000 मिलेगा। ठीक है, किसी सरकारी ऑफिस में जाए, वो काम निकलवाने के लिए आपसे कहे पैसे दो, आप कहे जी पहले काम करें, काम कर दिया उसने, आपने पैसे देने से इनकार कर दिया, रिकवर करवा सकता है? क्यों? ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया, इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, अच्छा अगर फर्ज कीजिए किसी जगह पे वारदात हो रही है चोरी डकैती की, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं और आपको, अच्छा इसको दो तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एडवांस कंसेप्ट वो भी इसमें बिल्ड कर रहा हूं और बेसिक इस वाला में। आप उसका चश्मदीद गवाह, वारदात हो गई, उसके बाद जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसने आपसे, अच्छा मुझे बताइए एक अच्छा शहरी होने के नाते आपका ये फर्ज है कि नहीं कि उसकी मदद करें? बिल्कुल, कानून की मदद करना हम सब का फर्ज है भाई, है कि नहीं? कानून की मदद करना। अच्छा ठीक है, अच्छा अब हमने, उस बंदे ने कहा जी आके ना मेरे साथ थाने में जाके गवाही दो कि ये वकूआ इस जगह पे इस तरीके से हुआ है। हमने कहा जी गवाही देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है 10,000 रुपया हमें दें, हमारा बड़ा टाइम लगेगा, मैं तो बड़ा जरूरी काम के लिए जा रहा था, 10,000 दें तो मैं चलता हूँ थाने आपके साथ। उसने कहा ठीक है आप गवाही दे, 10,000 बाद में ले लीजिएगा। आप थाने गए, गवाही दी, उसके बाद उसने 10,000 देने से इनकार कर दिया। आप पैसे रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं? लीगली नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आप, हमारा फर्ज है कानून की मदद करना, हम ऑलरेडी बाउंड है ये काम करने के लिए, इसके पैसे नहीं ले सकते। भाई ये बात समझ आ गई? चलिए दूसरा केस, एक जगह वारदात हो रही थी, आप देख रहे थे, अच्छा जो डाकू वारदात कर रहा था आपने उसको पहचान लिया है, ये तो मेरे साथ क्लास में बैठता था, सोया रहता था ये। अब उसके बाद वारदात के बाद आपने उसको फोन किया, आपने कहा भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उस डाकू ने कहा अच्छा ऐसा करो तो मेरे से पैसे ले लो और मेरे खिलाफ FIR ना दर्ज करवाना, पैसे मेरे से ले लो। अच्छा मुझे ये बताइए कानून क्या कहता है कि जो भी मुजरिम है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। इसको वर्ड बोलते हैं क्रिमिनल शुड बी प्रोसिक्यूटेड, क्रिमिनल मुजरिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस डाकू ने कहा अच्छा मेरे से पैसे ले लो, 5 लाख रुपया ले लो, मेरे खिलाफ FIR दर्ज ना करवाना। आपने उसे 5 लाख भी ले लिया, FIR भी दर्ज करवा ली, क्या वो आपसे ये 5 लाख रिकवर करवा सकता है? ये एग्रीमेंट वाइड है। क्यों वाइड है?
ये इलीगल है, शाबाश, ये इलीगल है, ये कानून के खिलाफ है, आपसे 5 लाख रिकवर नहीं करवा सकता। ठीक है, ये एडवांस का कंसेप्ट था जो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बहरहाल वापस आ जाए, ये बात समझ आएगी, नॉट ऑलरेडी बाउंड वाली। आगे इट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होनी चाहिए कंसिडरेशन। ठीक है, 1 लाख लिया और चर्च बेचने का एग्रीमेंट किया जी, क्रिमिनल अगर उसे पे ना करे, नहीं वो फिर भी नहीं कर सकता। अगर प्रीवियस एग्जांपल में हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और क्रिमिनल ने हमें 5 लाख रुपया पे नहीं किया, क्या हम क्रिमिनल से पैसे रिकवर करवा सकते हैं? क्यों? ये वाइड एग्रीमेंट है, वाइड एग्रीमेंट की बेस पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी, तो अच्छा लॉफुल होनी चाहिए। कोई इलीगल चीज है उसका एग्रीमेंट किया, वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, वाइड। क्लियर हो गया? सारे एसेंशियल समझ आ गए? अच्छा क्विक सी रिवीजन। अच्छा मुझे बताइए सबसे मुश्किल कौन सा था एसेंशियल? नंबर बताएं। मूव फ्रॉम प्रोमिसर, हाँ भैया सिंपल कि 2 पार्टीज के दरमियान में कॉन्टैक्ट हो ना, ए और बी के दरमियान में, तो उन्होंने जो भी चीज लेनी देनी है, ए और बी डायरेक्ट भी एक दूसरे को दे सकते हैं और इनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, वो एजेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट आगे चल के फ्री कंसेंट में भी आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर, वो भी इसी के ऊपर बेस कर रहा है। ये प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, नहीं खरीद रहे, ये नहीं बेच रहे मुझे, मैंने इनको गन पॉइंट पे रख लिया, हाँ भाई बेचते हो कि नहीं, ये है डायरेक्ट हमारे दरमियान। ठीक है, अच्छा फर्ज कीजिए कि ये नहीं प्रॉपर्टी बेच रहे, मैंने इनको नहीं, इनका बेटा है साथ, मैं इनको गन पॉइंट पे रख लिया, मैं कहा हाँ भाई देते हो कि नहीं, क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं, ये भी मैंने उसको फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए से मैंने एग्रीमेंट किया, हालांकि मेन पार्टी नहीं, दूसरे बंदे पे, थर्ड पार्टी, लेकिन लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है, कहता है वैलिड है। उसी तरह फर्ज कीजिए मैं शरीफ आदमी हूं, मैं ये डायरेक्ट काम करता ही नहीं, लेकिन मैंने किसी को सुपारी दे दी कि भाई इनके बेटे को उठाओ, अब वो कोई और गुंडा है, उसने पार्टी को इनके बेटे को उठाया और फिर कहा कि भाई मेरे साथ एग्रीमेंट करो। अब देखें ना, जो एक्सरसाइज कर रहा है ना वो पार्टी है, ना जिसके ऊपर ये एक्ट एक्सरसाइज हो रहा है वो मेन पार्टी है, लेकिन क्या फिर भी कंसेंट इफेक्ट हुई? बिल्कुल हुई। यही कंसेप्ट मिलता जुलता यहां पे आ रहा है कि कंसीडरेशन भी पार्टी की डायरेक्ट भी एक दूसरे के साथ हो सकती है और हो सकती है कि उनके बिहाफ पे कोई एजेंट भी कर रहे हो। क्लियर? क्विक रिवीजन करते हैं क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले। कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है ये रटा लगा दीजिएगा, एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन बहरहाल पढ़ लेते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी, दो मर्जी वर्ड यूज कर लें, फिर उसके बाद आगे प्रोमिसर और प्रोमिसी और एनी अदर एजेंट ऑन हिज बिहाफ पर्सन एक्ट्स, promises or has done or promised to do or does some act, it is called consideration। बट ठीक है, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या है? पहला एसेंशियल क्या है? एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी। अच्छा इसके आपके जहन में एग्जांपल क्या आनी चाहिए? केस स्टडी, केस स्टडी, आग लगने वाली, आग लगने वाली केस स्टडी आ जाए। फिर इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, हाँ बाप बेटे माँ वाले। फिर कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो गाड़ी वाली के पास में दिया, अभी दिया या फ्यूचर में मिलेगी। कंसिडरेशन में भी समथिंग इन वैल्यू के इक्वल वैल्यू की है कि नहीं, इसकी क्या एग्जांपल रखें? 10 रुपए में गाड़ी बेच दी, बिल्कुल 10 रुपए में गाड़ी बेच दी, ये इसकी एग्जांपल। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट इम्पॉसिबल और अनसर्टन, क्या कैफ वाली एग्जांपल, हाँ जी, यहाँ इतने पैसे मिलेंगे तुम खुश हो जाओगे। 6 इट मस्ट बी समथिंग व्हिच प्रोमिस इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, फायर ब्रिगेड वाली शाबाश। इट मस्ट बी लॉफुल, 400 वाली, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए अब जरा आई कैप की एग्जांपल और पास्ट पेपर के क्वेश्चन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम एग्जाम में जो केस स्टडीज आएंगे इसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं है। ठीक है, पॉज कीजिएगा जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। आई कैप ने कैप 4 की जो ऑफिशियल बुक है वो लॉन्च कर दिया, उसकी वेबसाइट पे स्टूडेंट सेक्शन में मौजूद है। जो स्टूडेंट आई कैप की बुक को पढ़ना चाहें वो सॉफ्ट कॉपी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस सॉफ्ट कॉपी को आज हम फोटो कॉपी वाले के पास भी रखवा देंगे, ताकि अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो वो फोटो कॉपी लेना चाहें तो फोटो कॉपी वाले के पास वो बुक अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप राइज की बुक या नोट्स यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ना चाहें या आप ये समझते हैं कि सिर्फ आई कैप की बुक से ही पढ़ना है तो आप वो बुक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, दोनों में से किसी एक बुक को आपने यूज करना है, दोनों बुक्स को यूज ना करें, टाइम वेस्टेज होगी।
हाँ 10 से 12 दिन में टारगेट है कि बुक जो है वो इंशाल्लाह राइस वाली बुक जो है वो आ जाएगी 10 से 12 दिन में। ठीक है, 5 चैप्टर उसके मैंने कर लिए हैं, तो तकरीबन सामने 30% वर्क हो गया, तो बाकी अगले 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह बाकी भी कंप्लीट हो जाएगा। जी चलिए रेडी है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा ये बुक्स वगैरह बंद कर दें, बुक्स बंद कर दें। अब आपके कंसेप्ट का इम्तिहान है। जी डिस्कस द कंसीडरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसीडरेशन बतानी है। आजम प्रोमिसेस बाबर टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स व्हिच बाबर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिसबा। अच्छा सुनने, ये ए और बी ये आपने अभी नहीं करने, ठीक है। इसको हाईलाइट करने सामने लाने का मकसद ये था कि आपको पता हो जाए, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए कि ये दो एग्जांपल अभी नहीं करनी, क्योंकि ये एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये टू अर्ली होगा इनको डिस्कस करना, लेकिन इसकी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आजम ने बाबर से कहा कि बाबर भाई आप मिसबाह को चीजें सेल कर दें उधार पे, अगर मिसबाह ने पैसे ना दिए तो मेरी गारंटी है मैं पैसे दूंगा। ऐसा नॉर्मली होता है ना, ए बी को कहता है भाई इसको चीजें उधार पे भेजो, किससे पैसे ना दिए तो मैं पेमेंट। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अलग से हमारे सिलेबस में शामिल है, इसकी सारी ऊंच नीच उधर चल के डिस्कस करेंगे हम, इसलिए अभी हमने इसको ए और बी ये दोनों एग्जांपल्स अभी नहीं करनी। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ लेंगे, अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा, ना याद रहा आप वापस आके आप फिर भी हाईलाइट कर ले, पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है। और ये एग्जाम्पल वैसे उधर भी रिपीट होती है, उधर भी उसने एग्जाम्पल दी हुई ना, तो बताता है। सी आमिर promises to deliver iPhone to Burhan and Burhan promises to pay rupees 85,000 on delivery। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अच्छा बताइए अमीर के लिए कंसीडरेशन क्या है और बुरहान के लिए? अच्छा बताइए पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर? प्रेजेंट, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज पहले डिलीवर कर दी गई और दूसरी उसके बाद। जी हाँ जी बिल्कुल, ये भी बताए प्रेजेंट है। क्वेश्चन है Adil saved Arslan's goods from fire without being asked to do so. Can Adil demand payment for his services? अच्छा relevant legal provision कौन सी है? Consideration must move at desire of promisor, या promisor लिखते हैं मर्जी आपकी। ये क्लियर? आगे अच्छा, और अगर अरसलान खुश हो के कहता कि भाई तुमने मेरी चीजें बचाई हैं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूं, अब इस 1 लाख रुपए का प्रॉमिस इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ये वैलिड है। 12. Arif transferred certain property to his daughter Humaira with the direction that Humaira should pay Numan annuity. Annuity क्या होता है? हर साल पेमेंट, कोई मुकर्रर पेमेंट। On the same day Humaira executed a deed in writing in favor of Numan. Same day Humaira ने नुमान के साथ एग्रीमेंट साइन किया and agreed thereby to pay the annuity, और कहा कि मैं पे करूं। अच्छा नुमान ने बदले में हुमैरा को क्या कुछ भी नहीं दिया? अच्छा लेटर हुमैरा refused to pay the annuity on the plea मतलब on the basis, on the argument that no consideration had moved from Numan. Can Numan claim annuity from Humaira? लेकिन नुमान ने तो कोई कंसिडरेशन नहीं दी। हाँ कंसिडरेशन may move from अदर पर्सन। तो बेसिकली नुमान के बिहाफ पे कंसिडरेशन किसने दिया? आरिफ ने। अगर नुमान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें तो हम ये कहेंगे कि इसकी कंसिडरेशन प्रोवाइड की गई है भाई आरिफ, और अगर आरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी कंसिडरेशन दी गई है। ठीक है हाँ जी, नुमान के क्लियर हो गया? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वही केस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो कंसिडरेशन डायरेक्ट पार्टी से मूव हो लाजमी नहीं है, किसी और पार्टी से भी मूव हो सकती है। चलिए डिस्कस द टाइप ऑफ कंसिडरेशन इन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। ए Akram rendered some services to Wasim in the month of August. In December, Wasim promises to compensate Akram an amount of rupees 10,000 for the services. Past consideration. तो past consideration valid है? बिल्कुल valid है। B. Waqar sells his car for rupees 1 million and delivers the car at time of payment. Present. Akhtar promises to deliver certain goods to Shoaib after 5 days and Shoaib promises to pay after 5 days from the date of delivery. Future consideration. हामिद वाज समन होता है अदालत का हुक्म, जब अदालत हुक्म जारी करती है किसी को पेश होने का तो उसे कहते हैं समन भिजवाया।
हामिद वाज समन टू गिव एविडेंस इन ए कोर्ट वेयर साजिद वाज इन लिटिगेशन। हामिद के पास कोई एविडेंस होगा साजिद के खिलाफ। साजिद प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू हामिद फॉर गिविंग द एविडेंस। साजिद ने कहा हामिद को कि भाई आप एविडेंस प्रोड्यूस करो, मैं आपको पैसे दूंगा। हालांकि क्या एविडेंस प्रोड्यूस करना उसकी ड्यूटी थी? पब्लिक ड्यूटी है, बिल्कुल। लेटर साजिद रिफ्यूज टू पे, कैन हामिद रिकवर द अमाउंट फ्रॉम साजिद? रिकवर नहीं करवा सकता। क्यों? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है? हाँ, प्रॉमिसर मस्ट नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। शाबाश, वो रिकवरी नहीं हो सकती। लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल केस। लीगल केस, मुकदमा कोई लॉफुल नहीं, ये लॉफुल इसमें कहीं पे ये इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही कि कोई अनलॉफुल एक्ट उसमें इन्वॉल्व था। ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं? ए, आजम प्रॉमिसेस टू पुट लाइफ इनटू बाबर्स डेड वाइफ एंड बाबर प्रॉमिस टू पे रुपीस 1 मिलियन। क्यों है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है? कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। शाबाश, ये रियल नहीं है कंसीडरेशन। बी, आजम, अच्छा फर्ज कीजिए अगर एग्रीमेंट ये होता आजम प्रॉमिसेस टू किल वाइफ, फिर हाँ इलीगल। अच्छा अगर फर्ज कीजिए आजम कहता है बाबर से कि मैं तुम्हारी बीवी का मर्डर कर दूंगा, मुझे 1 मिलियन दे दो। 1 मिलियन लेके आजम निकल जाता, क्या बाबर रिकवरी करवा सकता है? क्या बाबर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है? नहीं, इलीगल एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई लॉ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। जो क्राइम एग्रीमेंट टू डू क्राइम हो उसके ऊपर लॉ कोई सपोर्ट प्रोवाइड लीगली ना। अब लीगल एग्रीमेंट बता रहा हूं ना, तो इस सिचुएशन में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल हो सकता है और ना ही सूट फॉर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के लिए वर्ड, रिस्टोरेशन समझ रहे हैं ना, कि लिया दिया वापस करो, इसके लिए वर्ड होता है रेस्टिट्यूशन। RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी लिया दिया आपने वापस। अगर एग्रीमेंट वाइड हो जाए तो एडवांस लिया दिया वापस होना चाहिए ना। नॉर्मल एग्रीमेंट्स वाइड हो जाए तो लिया दिया वापस होता है। जैसे मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, भाई आपका जहाज चाइना से आ रहा है तो सारी चीजें मुझे बेच दो। उनका ठीक है 10 लाख एडवांस दे दो, चीजें तुम्हें बेच दूंगा। मैंने 10 लाख इनको एडवांस दे दिया, जहाज डूब गया, अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। अब मैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो फाइल नहीं कर सकता, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन कर सकता हूं, बिल्कुल कि एडवांस मुझे वापस दीजिए। लेकिन अगर यही एडवांस कोई क्राइम करने के लिए दिया हो तो फिर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन भी नहीं। ठीक जी, नहीं वो बेसिकली वाइड एग्रीमेंट, ये कह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हर वाइड एग्रीमेंट नहीं, वो वाइड एग्रीमेंट के आगे टाइप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, कुछ वाइड एग्रीमेंट्स में रेस्टिट्यूशन होती है, कुछ में रेस्टिट्यूशन नहीं होती। जिनमें क्राइम इन्वॉल्व होगा ना उसमें रेस्टिट्यूशन नहीं है, उसमें रेस्टिट्यूशन नहीं है। चलिए ये क्लियर होगा। बी, आजम एंगेज बाबर टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन हिज ऑफिस एंड प्रॉमिस टू पे हिम रुपीस 75,000 पर मंथ। ठीक है, कंसीडरेशन। ठीक है, अच्छा अगर आप कहें तो इस टाइम है हमारे पास, एक तो यह कि अभी छुट्टी कर ले और दूसरा इसके 2-3 इसके एक्सटेंशन डिस्कस कर। अच्छा चलें, फर्ज कीजिए एग्रीमेंट ये है, आजम बाबर को ऑफिस में काम करो, तनख्वाह कितनी? 1 किलो चर्स। एग्रीमेंट वैलिड है वाइड? अब सुनिए, आजम बाबर को कहता है कि ऑफिस में काम करो, उसने कहा सैलरी क्या होगी? उसने कहा 25,000 महीना प्लस आधा किलो चर्स। बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? अच्छा मंथ एंड पे 25,000 के लिए वैलिड और चर्च के लिए गलत, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पूरा। हाँ जी, पूरा सिंगल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिविजिबल होता ना फिर आपकी बात ठीक होती थी। ठीक है, फिर ये डिविजिबल तो नहीं है ना, कैसे पता कितने काम के लिए 25,000 और कौन सा काम? अच्छा अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आजम ने बाबर को कहा मेरे ऑफिस में काम करो, 2 शिफ्टों में काम होगा। एक है सुबह ऑफिस का हिसाब किताब रखना है, इसके लिए तुम्हें 25,000 रुपये मिलेंगे, और दूसरा शाम को चर्च का हिसाब किताब करना है, इसके लिए 10 लाख रुपया मिलेगा महीना। अब बताइए, अच्छा एक ही एग्रीमेंट के अंदर दोनों पैराग्राफ लिखे हुए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट वाला एक इवनिंग वाला। बताइए क्या पूरा एग्रीमेंट खत्म? ये एग्रीमेंट डिविजिबल है? डिविजिबल है। इसमें जो मॉर्निंग वाली चीजें हैं वो अनलॉफुल नहीं, वो लॉफुल है, वो लॉफुल है, वो वैलिड होंगी। जो इवनिंग वाला एग्रीमेंट है
वो अनला वो वाइड होगा। भाई फर्क समझ आएगा? नहीं नहीं आया अभी? नहीं। एक और एग्जांपल, दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ। इस्लामाबाद में बहुत ही अच्छे इलाके में एक घर था। एक पार्टी ने उसे कहा घर मुझे बेच दो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, किस लिए? उन्होंने कहा इधर जुआ करवाना है। उन्होंने कहा जुए के लिए तो बड़ी आइडियल जगह है, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया कि जुआ करवाने के लिए घर किराए पे दिया जाएगा और इसके बदले में किराया 5 लाख रुपए पर मंथ। एग्रीमेंट वैलिड के वाइड? क्योंकि इलीगल थिंग है। अच्छा अब सुनिए, एग्रीमेंट ये हुआ, उन्होंने उनसे पूछा कि जी घर किस लिए चाहिए, खरीदना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा खरीदना चाह रहा हूँ। किस लिए चाहिए? रहायश के लिए चाहिए। मालिक कहने का नहीं, मुझे लगता है कि आप इसमें जुआ करवाएंगे, क्योंकि आप पिछले जितने भी 4-5 घर खरीदे उनमें जुआ करवाते हैं, मुझे पता है। उन्होंने कहा नहीं ये रहायश के लिए। मालिक ने कहा अच्छा एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या? जरा गौर से सुनेगा, ये घर आपको 1 करोड़ रुपए में मैं बेच रहा हूं, ठीक। अगर आपने इसके बाद खरीदने के बाद इसमें जुआ करवाया तो आप 1 करोड़ रुपया और अदा करेंगे मुझे। बताइए ये दोनों बातें एक ही एग्रीमेंट में तय हुई हैं। ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट वैलिड या वाइड होगा या डिविजिबल है? वो जुआ कराता है बाद में। ये एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस वैलिड है, बाद में फॉर गैम्बलिंग वाइड है। यानी सेल हो गई घर की, घर वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो एग्री हुआ था एक्स्ट्रा पैसे वो रिकवर नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि वो पार्ट इलीगल है। तो सम टाइम ऐसा होता है, बताने का मकसद ये था, सम टाइम ऐसा होता है पूरे की पूरी कंसिडरेशन इलीगल है, उसमें तो सिंपल आप डिसीजन करने के बाद सम टाइम पार्शियल लीगल और पार्शियल इलीगल। इसमें हमने क्या देखना है, अगर डिविजिबल नहीं है सारा वाइड, और अगर डिविजिबल है तो लॉफुल वाला वैलिड और अनलॉफुल वाला वाइड। शाबाश शाबाश। ये कोई समझ नहीं, कोई बात नहीं, ये एडवांस कंसेप्ट था। वो तो टाइम था तो मैंने कहा टाइम कैसे गुजारूं, मैंने कहा चलिए कहानी समझ आ गई तो अच्छी बात, आगे नहीं समझ आई कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा भाई थैंक्स, चलें जी मेहरबानी। आज का भाई ये क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? समझ आ गई? चलिए अच्छा, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा और मैनेजमेंट आपको डे डिसाइड कर देगी। हर सब्जेक्ट के लिए ना डे एलोकेट करती है मैनेजमेंट, तो हमारा जो भी दिन मैनेजमेंट डिसाइड करेगी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आपने तैयार रहना है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी। अच्छा अगर तो नेक्स्ट वीक में एंड पे हुआ ना कोई जुम्मे या हफ्ते को, तब चैप्टर 3 शामिल कर लेंगे पूरा। अगर शुरू के दिनों में हुआ तो सिर्फ जितना पढ़ा हुआ है ना 2-3 दिन के फर्क के साथ, ये भी नहीं कि कल पढ़ा है तो आज टेस्ट में शामिल हो जाएगा, नहीं। अगर जिस दिन टेस्ट हुआ उससे 2-3 दिन पहले तक हमारी कट ऑफ डेट होगी, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ताकि आपको बर्डन ना हो ज्यादा, ठीक है? तो उसके लिए चैप्टर 2 भी तैयार करना शुरू कर दे, बाद में ना कहिएगा कि बताया नहीं था। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।